प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद पर एक और कार्रवाई हुई है। लगातार एक्शन जारी है। बाहुबली अतीक अहमद के ऊपर योगी सरकार का एक्शन चल रहा है। बिना नक्शा बनी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम दल बल के साथ पहुंची। नवाब यूसुफ रोड पर अतीक अहमद की ये इमारत है। कैंट थाना, सिविल लाइन, धूमनगंज थाने की फोर्स मौके पर तैनात है और अब यहां पर अवैध रूप से बनाए गए मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो चुकी है। बुलडोजर चलाया जा रहा है लगातार प्रयागराज में और दूसरी जगहों पर भी अतीक अहमद के जो ठिकाने हैं और अवैध तरीके से जो संपत्ति खड़ी की गई है उस पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर बाहुबली अतीक अहमद पर एक्शन का एक और दौर। गलत नक्शे के आधार पर इमारत यहां पर तैयार की गई थी, मकान बनाया गया था और अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बुलडोजर चलता हुआ ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां पर अलग अलग थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कार्रवाई का ये एक और चैप्टर। देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी 60 करोड़ की 7 संपत्तियों की कुर्की की गई थी और शनिवार को उनके साढ़ू इमरान के कब्जे वाली एक मकान को ध्वस्त किया गया था। और आज करीब 11:30 बजे नवाब यूसुफ रोड पर एक ये मकान था जो कि अतीक के कब्जे में था। ये नजूल जमीन पर था और यहाँ पर अवैध कब्जा करके सपा सरकार में बनाया गया था। इसका ध्वस्तीकरण आज यहाँ पर किया गया है। कितनी जमीन थी, कितनी बेशकीमती जमीन थी और क्या कार्रवाई हुई है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी सत शुक्ला जी हैं। सर, ये बताइए कि किस तरह से ये अवैध निर्माण हुआ था और क्या इसमें विविधिक कार्रवाई करने के बाद आज इसको ध्वस्तीकरण किया गया है? ये नजूल की संपत्ति थी, लगभग 500 वर्ग गज। इसको पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद ने फ्री होल्ड के लिए आवेदन पत्र दिया था। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने फ्री होल्ड का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। ये निर्माण भी अवैध था जिसका ध्वस्तीकरण आदेश प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पारित किया था। तो आज हम लोग इस जमीन पे अवैध निर्माण को ध्वस्त करा के इस जमीन का संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेंगे, री एंटर कर जाएंगे और उसके उपरांत ये संपत्ति किसी पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सर, ये पौष इलाके में कब्जा किया गया था। क्या एक सवाल ये आता है कि क्या जिस समय ये कब्जा होता है उस समय पीडीए की जमीन, नजूल की जमीन थी, उस समय क्यों नहीं देखा जाता? आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं? विधिक प्रक्रिया पूरी अपनाई जाती है। ये फ्री होल्ड के लिए इन्होंने आवेदन पत्र चूंकि किया था तो उसका निस्तारण किया जाना नियम संगत था। तो उसका जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने नियमानुसार निरस्त किया उनका फ्री होल्ड का प्रार्थना पत्र। उसके उपरांत ये ध्वस्तीकरण और री एंट्री कार्रवाई एक साथ की जा रही है। जैसा आपने बताया कि 500 वर्ग गज ये जमीन थी, तो करीब कितने करोड़ की जमीन होगी, क्योंकि पाश इलाके में स्थित ये जमीन है? इसका बाजारू मूल्य करोड़ों में है। करोड़ों में है। अब इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? इसके बाद कब्जा लेंगे और कब्जा लेने के बाद यहाँ पर क्या निर्माण होगा ताकि दोबारा इस पर अवैध कब्जा किसी माफिया या भूमाफिया द्वारा न किया जा सके? इसमें हम लोगों ने आज इसका सांकेतिक रूप से मौके पे बोर्ड वगैरह भी लग जाएगा। हम लोगों ने मौके पे री एंट्री कर ली है, पुनः इसका कब्जा प्राप्त कर लिया है। अब आगे इसमें बहुत शीघ्र ही कोई पब्लिक पर्पस के लिए, पार्किंग या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहें, क्या अतीक अहमद की और भी संपत्तियां हैं पीडीए के निशाने पर जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? और चिन्हांकन नियमानुसार नोटिस देना, विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। शीघ्र ही आगे भी और कार्रवाइयां होंगी। जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद पीडीए जो है अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने का मन बना रहा है। सवाल मेरा आपसे यही था कि और प्रयागराज में कौन कौन सी संपत्ति कहां पर और कार्रवाई होनी बाकी है। लिस्ट तैयार की गई, एक के बाद एक नोटिस चस्पाए जा रहे हैं और उसके बाद एक्शन। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ जो अब तक कार्रवाई हुई है वो 7 संपत्तियों को जब्त किया गया है, कुर्की की कार्रवाई की गई है। 6 संपत्तियों को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दे दिए हैं। 14 सितंबर तक उन सभी संपत्तियों को कुर्क करने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजनी है। जबकि 7 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको और भी कुर्क करने के लिए एसएसपी के यहां से डीएम से अनुमति मांगी गई है, जिनमें से 4 संपत्तियों का सत्यापन हो गया है, 3 का सत्यापन बाकी है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, कुल 20 संपत्तियां ऐसी हैं अतीक अहमद की अब तक चिन्हित की गई हैं जिनकी कुर्की की कार्रवाई करनी है और ये पहली अतीक अहमद की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चला है। तो ये कह सकते हैं कि योगी सरकार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से सख्त है, लखनऊ में प्रयागराज में अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला तो शिकंजा न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी, आजम खां,
उनके ऊपर, उनके करीबियों के ऊपर कसता जा रहा है, कार्रवाई होती जा रही है। धन्यवाद। इस वक्त आपका सर्वेश रामपुर से खबर, जहां पर आजम के करीबियों पर शिकंजा कसा। आजम के करीबी विधायक नसीर खान से पूछताछ हुई है। जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामले में 2 अलग अलग मामलों में पूछताछ हो रही है। जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं नसीर खान, चमरौवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। थाना अजीम नगर में मुकदमा दर्ज है और 2 अलग अलग मामलों में जौहर यूनिवर्सिटी से ही जुड़ी हुई ये जो मामले हैं, 2 अलग अलग मामलों में उनसे पूछताछ चल रही है। तो आजम खां, उनके करीबियों पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। आजम एंड फैमिली पर कार्रवाई पहले से ही चल रही है। अब आजम खां के करीबियों से भी तीखे सवाल जवाब हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसमें भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो आजम खां, जिसे प्रदेश सरकार ने भू माफिया तक कह दिया है, उनके खिलाफ तो एक्शन चल ही रहा है, वो जेल में, और अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा हर दिन के साथ कसता जा रहा है। आजम खां के बेहद करीबी विधायक हैं नसीर खां, जो कि जौहर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। अब उनसे भी पूछताछ हो रही है। 2 अलग अलग मामलों में पूछताछ हो रही है। जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं विधायक नसीर खां, जो कि आजम खां के बेहद खास और करीबी माने जाते हैं। अब उनसे भी पूछताछ चल रही है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं चमरौवा विधानसभा क्षेत्र से। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस महकमे से जुड़ी ये खबर है। महिला पुलिस कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रेडियो विभाग के अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला पुलिस कर्मियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। डीजीपी को महिला पुलिस कर्मियों ने एक शिकायती पत्र भेजा है। पोस्टिंग के नाम पर यौन शोषण का आरोप। डीजीपी से गोपनीय जांच कराने की गुहार की गई है इस चिट्ठी के अंदर कि गोपनीय तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो। तो गंभीर आरोप लगाए गए हैं यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की ओर से। ट्रांसफर के नाम पर, पोस्टिंग के नाम पर उनके साथ यौन शोषण होता है महकमे के अंदर। बहुत ही शर्मनाक। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, क्या खबर है ये? देखिए, वायरलेस विभाग में ट्रांसफर नीति नहीं है महिला पुलिस कर्मियों की, उसकी खामियों का फायदा उठाया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। महिला पुलिस कर्मियों ने आरोप लगाया है कि वहां से कुछ महिला पुलिस कर्मियों को छांटकर यूपी 112, जो यहाँ की इमरजेंसी सर्विस है, वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है और यूपी 112 से वायरलेस में वापस बुलाने के नाम पे महिला पुलिस कर्मियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। डीजीपी एचपी अवस्थी को चिट्ठी भेजी गई है और तमाम और अधिकारियों को इस चिट्ठी की कॉपी भेजी गई है। नूतन ठाकुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी चिट्ठी की कॉपी भेजी गई है। उनकी ओर से ही ये जानकारी मीडिया को दी गई है और ये चिट्ठी दी गई है, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया है। बहुत ही गंभीर आरोप है ऋषभ मणि त्रिपाठी, और इन आरोपों में सच्चाई तो ये बहुत बड़ा धब्बा, बहुत बड़ा दाग होगा पूरे विभाग पर ही। बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि जब से योगी सरकार आई है, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेके महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में संवेदनशीलता के दावे और वादे किए जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस से जुड़े हुए वायरलेस विभाग की हकीकत ये है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। बिल्कुल, और ऋषभ, हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और तेजी से हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल गोपनीय जांच की मांग महिला पुलिस कर्मियों की ओर से की गई है। धन्यवाद ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अगली खबर के लिए रुख करेंगे हमारी सहयोगी कंचन नेगी का। मेनका, शुक्रिया आपका। और अब आगे मेरे साथ दर्शक देखेंगे योगी राज में घर वापसी। तो योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए 7 साल बाद एक फौजी की घर वापसी हुई है। 2013 में परिवार के 5 लोगों को हत्या हो जाने के बाद से फौजी परिवार गांव से पलायन कर गया था, जिसके बाद अब यानी करीब 7 साल बाद फौजी अपने परिवार सहित दोबारा से अपने गांव लौटा है। बता दें आपको कि दोघट थाना पुलिस की सुरक्षा के बीच फौजी परिवार गांव वापस पहुंचा और अपने खेत खलियान सहित मकान पर कब्जा लिया। यहां आपको जानकारी दे कि फौजी प्रवेश राठी सेना में जवान हैं। इनकी तैनाती फिलहाल जयपुर में है। 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्हीं के पैतृक गांव गंगनौली में रंजिश के चलते माता पिता और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षा के बावजूद हत्या का हो जाना नाराज इससे फौजी पूरे परिवार के साथ गांव से पलायन कर गया था और अब 7 साल बाद घर वापसी।
द्वारा आश्वासन पे 7 साल बाद मैं अपने खेत में आया। आसपास की फसल देख लो। और ये मेरा खेत जो पड़ा हुआ है, ग्राम प्रधान सुभाषना देवी और उसका पति सतवीर और उसके कुख्यात लड़के परवीन, रवि और ग्राम प्रधान सुभाषना देवी और उसका पति, उसके कारण ये खेत नहीं बोया गया। वो मेरी हत्या ना करा दे, इस वजह से मैं यहाँ नहीं आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी शहजाद बागपत से लाइव जुड़े हैं इस खबर पर। सीधा रुख करते हैं बागपत की तरफ। शहजाद, योगी सरकार में सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ इंसाफ किया जाएगा और ऐसा ही सच इस खबर से समझा जा सकता है। 7 साल के बाद इस फौजी की अपने घर वापसी हुई है, चेहरे पर संतुष्टि देखी जा सकती है इसकी। बिल्कुल, योगी सरकार में सबको न्याय मिलेगा, सबका विकास होगा। यही कारण है कि अब जो है यूपी पुलिस पर जो आमजन है उनका विश्वास बढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों का सफाया किया है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो अब जो आमजन है उसका विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ने लगा है। और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए एक फौजी ने 7 साल बाद घर वापसी की है। इस फौजी की 7 साल पहले परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद ये फौजी अपने परिवार सहित पलायन कर गया था। और आज 7 साल बाद सपा सरकार जाने के बाद योगी सरकार आई। योगी सरकार में जो पुलिस ने जो है अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया, अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचाया, जिसके बाद जो फौजी है परवेश राठी, पुलिस पर इसका विश्वास जगा और पुलिस के कारण ही, योगी सरकार की कानून व्यवस्था के कारण ही आज ये अपने गांव गांगलोनी में वापस पहुंचा है। फौजी का कहना है कि पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उससे वह आश्वस्त हो चुका है कि अब गांव में उसके परिवार को और उसको जान का खतरा नहीं है। जिसके बाद इसने जो है आईजी मेरठ परवीन कुमार, एएसपी मनीष कुमार मिश्रा से संपर्क साधा और अधिकारियों के आश्वासन के बाद 7 साल बाद ये फौजी परिवार घर लौटा है। दोघट पुलिस की मौजूदगी में कल ये अपने गाँव गांगलोनी पहुँचा, जहाँ पुलिस ने फौजी का जो मकान है उस पर कब्जा दिलवाया। फौजी की जो जमीन पिछले 7 सालों से बंजर पड़ी थी उस पर पुलिस ने कब्जा दिलवाया और पुलिस की मौजूदगी में जो फौजी के खेत थे उनको जोता गया। फिलहाल फौजी योगी सरकार का जो है धन्यवाद दे रहे हैं और यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास है। अब उन्हें किसी अनहोनी का डर नहीं है, इसी कारण वो अपने पैतृक गांव गांगलोनी में लौट आए हैं। जी, तो योगी सरकार में लोगों को कानून पर पूरा विश्वास। और शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रवेश की तरह और भी ऐसे कई परिवार हैं जो पिछली सरकार में पलायन कर गए थे, अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो गए थे, वो भी घर वापसी करेंगे जल्दी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका इस जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और कुशीनगर की खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर ग्रामीणों ने एक बदमाश की जमकर पिटाई कर डाली, जिससे बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बदमाश भागने लगे। बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंची, बदमाश को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन युवक की हत्या के बाद ग्रामीण इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिस की कस्टडी से बदमाश को छुड़ाया। बदमाश को लाठी डंडों से इतना पीटा कि बदमाश की मौत हो गई। मामला आपको बता दें, तरिया सुजान थाना इलाके के रामपुर बंगरा गांव का है। और अब बढ़ते हैं आगे। अमेठी की हम बात कर रहे हैं। बकरी चोरी का मामला है। बकरी चोर की पिटाई कर दी गई। बकरी चोरी उसने की थी। बकरी चोरी करने के आरोप में सजा आप देखेंगे कैसी दी गई। चोर की बेरहमी से पिटाई की गई। ग्रामीणों ने चोर के हाथ पैर उसको बांध के पीटा और यह पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। संग्रामपुर थाना इलाके के मिश्रौली गांव का यह मामला है, जहां पर बेदर्दी से इस युवक को पीटा गया है, जिसने बकरी चोरी की और गुस्सा आए लोगों ने उसको बेरहमी से पीटा, उसके हाथ पैर बांध के। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी है। पुलिस और कुछ और लोगों की तस्वीरें आपके सामने होंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पुलिस के साथ भीड़ की, ये पुलिस को सौंपे गए ग्रामीणों के द्वारा बदमाशों की तस्वीर है। ये मामला जो है रतनपुरी थाना क्षेत्र का है। ई रिक्शा चालक का ई रिक्शा लूट का ये मामला। 3 बदमाश भागने लगे थे। ई रिक्शा चालक ने पीछा किया, शोर मचाया और गांव के लोगों ने 2 लुटेरों को पकड़ लिया। पिटाई की जम के, और उन्हीं लुटेरों की तस्वीरें आप बेहद एक्सक्लूसिव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिटाई कराई गई और उसके बाद एक
लुटेरा भाग भी निकला, पर पुलिस के हवाले कर दिया गया इन दोनों लुटेरों को। पुलिस की कार्रवाई पर देखो, अब जब पुलिस को क्या है बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। पीछा किया और आगे गांव नंगली पड़ता है, उसमें आकर के उन्होंने शौर किया कि मेरी रिक्शा को लूट लिया है। इधर से पब्लिक आई, इधर से पुलिस पहुंच गई और दो लोग गिरफ्तार कर लिया। जब एक उसमें से भाग गया तो जब पुलिस ने आकर के उनसे जानकारी की तो उनके नाम जो थे, एक का नाम मुस्तकीम है, एक अशोकीन है, और जो भाग गया उसमें सहनवाज। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर कानपुर के गंगा बैराज पर उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब बीच सड़क एक भारी भरकम मगरमच्छ चहलकदमी करने लगा, जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले लोग सहम गए। इस बीच एक युवक ने मगरमच्छ का वीडियो अपने फोन में कैद किया। दरअसल बारिश की वजह से गंगा उफान पर है और ऐसे में माना जा रहा है कि मगरमच्छ तेज बहाव की वजह से ही नदी के किनारे तक पहुंचा होगा और रास्ता भटकते हुए सड़क तक आ गया। तो बीच सड़क मगरमच्छ की ये चहलकदमी एक युवक ने अपने मोबाइल फोन में कैद की है। कानपुर के नवाबगंज थाना इलाके की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें इस बीच सामने आई है। मॉनसून, बारिश और बाढ़ की वजह से देश के कई अलग अलग इलाकों में सड़कों पर इसी तरह से कहीं मगरमच्छ तो कहीं कोबरा नजर आ रहे हैं इस दौरान। और ये कानपुर की तस्वीर, सड़क पर चहलकदमी करता दिख रहा मगरमच्छ ऐसा लगता है जैसे रास्ता भटक गया है। लोगों का भी यही मानना है कि गंगा उफान पर है और शायद बढ़े हुए पानी के साथ ही ये आ गया होगा किनारे से दूर। ओम बाबू इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीर नवाबगंज थाना इलाके की, क्या अपडेट आपके पास? जी मोनिका, मैं आपको बताऊं, यह बैराज से लखनऊ की ओर जाने वाले रास्ते पर गंगा के बहाव में यह मगरमच्छ बहकर सड़क पर आ गया था। यहाँ से गाड़ियां निकल रही थी। इन्हीं राहगीरों ने इसका वीडियो बनाया और यह खेत की तरफ चला गया। क्या इसे रेस्क्यू करके वापस पानी में छोड़ दिया गया है? अभी उसका पता नहीं लग रहा है। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उसे ढूंढ रहे हैं और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। धन्यवाद आपका ओम बाबू इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी तक रेस्क्यू इस मगरमच्छ का नहीं हुआ है, वन विभाग को जानकारी दे दी गई है। खबर गाजीपुर से, जहां पर खतरनाक सांपों से खेलते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिन खतरनाक सांपों को देखकर लोग डर जाते हैं, सिहर जाते हैं, उन सांपों के साथ धीरज नाम का ये शख्स बगैर किसी डर के खेलता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षित जंगल में छोड़ देता है, ये सांपों को रेस्क्यू करते हैं। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के मानिकपुर कोटे गांव की ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं। धीरज अपने इलाके में सांप पकड़ने वाले बाबा के नाम से मशहूर हो चुके हैं। फिलहाल अब तक सैकड़ों सांप पकड़कर जंगल और वीरान इलाकों में इन्होंने छोड़ा है। तो सांपों से जैसे कि इनकी दोस्ती हो, इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लगता है। तो देखिए, अटखेली करते हुए सांपों के साथ नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाके में जब भी कहीं सांप दिखता है या निकलता है तो धीरज को इलाके के लोग बुलाते हैं ताकि सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। खबर आगरा से, जहां पर एक खेत में अजगर निकलने के बाद हड़कंप मच गया। मामला थाना बाह इलाके का है। एक किसान जब सुबह सुबह खेत पर पहुंचा काम करने के लिए, तभी खेत में उसे 6 फुट लंबा अजगर रेंगता हुआ नजर आया। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। उधर गाजियाबाद में अभिभावकों की भूख हड़ताल जारी है। फीस माफी को लेकर अभिभावक भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। 6 दिन हो चुका है। बीते 6 दिनों से अभिभावक इसी तरह से कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन का साथ इन्हें मिल रहा है और इस दौरान एक अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जिला प्रशासन के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन की ओर से मेडिकल की व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, मेडिकल सुविधा का इंतजाम नहीं किया गया है। इस शख्स की तबीयत बिगड़ने के बाद भी, एक पेरेंट्स की तबीयत बिगड़ने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। यहां पर अभिभावक बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, फीस माफी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना काल में मई, जून, जुलाई जो शुरू के 3 महीने में पढ़ाई नहीं हुई,
अप्रैल मई जून उसकी फीस पूरी तरह से माफ कर दी जाए और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी पूरी फीस की वसूली न की जाए स्कूलों की ओर से। इन्हीं मांगों के साथ पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 6 दिन बीत चुके हैं, हड़ताल जारी है और इसी बीच एक शख्स की तबीयत बिगड़ी, लेकिन प्रशासन की ओर से इस शख्स को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, 6 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल को, कोई सुनने को राजी नहीं अब भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 6 दिन है, 6 दिन में भी लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग, लेकिन अभी भी इनकी तरफ से प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना इनसे कोई मिलने आया है। इनका आरोप ये भी है कि जो महिलाएं वहां भूख हड़ताल पर बैठी हैं उन तक के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं की गई है। आपको बताना चाहूंगा 2 महिला पहले भी बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गई थी और जो अभी एक महिला बैठी है उनकी भी हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कोई सुध लेने वाला इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन में और पेरेंट्स में खासा रोष है। यहाँ लगातार जो यही वजह की नाराजगी और ज्यादा बढ़ती जा रही है कि कोई सुनने वाला नहीं है। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।